सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे क्या चीन ने भारत के खिलाफ माइक्रोवेव हथियारों का प्रयोग किया था। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबर लिखी जा रही है कि चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के खिलाफ माइक्रोवेव हथियारों का प्रयोग करके एलएसी अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर किसी क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लिया था। तो समझेंगे आखिर चीन के इस दावे में कितनी सच्चाई है और ये पूरा विवाद है क्या। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे चीन के 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट पर। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। थोड़ा सा हम माइक्रोवेव को पहले समझेंगे, तब हम समझ पाएंगे आखिर ये माइक्रोवेव हथियार क्या होते हैं। माइक्रोवेव एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं जिनकी वेवलेंथ 1 मीटर से 1 मिलीमीटर होती है। दूसरे शब्दों में यह वह विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। यह माइक्रोवेव रेडियो तरंगों की तरह, अल्ट्रावायलेट तरंगों की तरह, एक्सरे की तरह और गामा किरणों की जैसी ही होती है। आपको पता है कि वेवलेंथ को शो करने के लिए हम एक स्पेक्ट्रम यूज करते हैं। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम को थोड़ा सा आप देखिए। अगर आप देख पा रहे होंगे तो सबसे राइट हैंड में आपको दिखाया गया है रेडियो, उसके बाद माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर अल्ट्रावायलेट रेज और फिर एक्स रेज, गामा रेज और कॉस्मिक रे। तो ये जो तरंगे होती हैं, इन तरंगों में क्या होता है, ऊर्जा होता है और इसी ऊर्जा का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। माइक्रोवेव का जो प्रयोग किया जाता है, माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है। इसके साथ साथ ये मोबाइल में किया जाता है, वाईफाई में किया जाता है, विमानों में किया जाता है, मौसम परीक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता है कि जो वेवलेंथ के आधार पर यह जो स्पेक्ट्रम है, इसको क्या किया गया है, 7 भागों में डिवाइड किया जाता है। और इस स्पेक्ट्रम में जो माइक्रोवेव है वह क्या होता है, ठीक रेडियो और इंफ्रारेड के बीच में क्या होता है, स्थित होता है। और यह जो ऊर्जा का सोर्स है, इसको कई प्रकार के कार्यों में हम प्रयोग करते आए हैं। यह जो माइक्रोवेव होते हैं, प्रकाश किरणों की भांति सरल रेखा में गमन करते हैं और इनकी भी गति जो है होती है प्रकाश किरणों के लगभग बराबर 3 × 10 मीटर प्रति सेकंड होती है। और ये जो गति है काफ़ी तीव्र गति है। अब ये जो गति है और इनकी जो प्रॉपर्टी है, उसी का क्या किया जाता है, हथियारों के रूप में प्रयोग किया जाता है। माइक्रोवेव जो होता है, इनका उत्पादन कई सोर्स से किया जा सकता है। इसी के कारण इनकी जो आवृत्ति है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो अलग अलग होती है। ये सामान्य स्तर की हो सकती है, उच्च स्तर की हो सकती है और अति उच्च स्तर की हो सकती है। दरअसल यह जो उत्पादन के सोर्स होते हैं माइक्रोवेव का, यह अलग अलग ट्रांसमीटर के द्वारा होते हैं। जैसे कि आपने देखा जो माइक्रोवेव है उसमें भी कई कैटेगरी होती है माइक्रोवेव ओवन की। ठीक इसी तरह से जो माइक्रोवेव की जो टेक्नोलॉजी है ओवन की, यह छोटे बड़े हर तरह की होती है। इसी तरह से जो अब जहाँ से भी इनका उत्पादन होगा, उसकी सोर्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे और इसी के कारण फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होगी। जैसे उच्च आवृत्ति वाले जो माइक्रोवेव होते हैं, जिसमें हम भोजन को गर्म करते हैं, इसमें क्या होता है, ये जो माइक्रोवेव में अर्थात ये तरंगे हैं, ये क्या होती हैं, पानी, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट द्वारा आसानी से शोषित कर लिए जाते हैं और कागज, प्लास्टिक, ग्लास और सिरेमिक द्वारा अवशोषित नहीं किया पाता। तो होता क्या है कि जब यह जो जिसमें पानी होता है, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, उसमें जब इनका अवशोषण होता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन जो माइक्रोवेव हैं, यह कितना इनका अवशोषण होगा, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इनमें ऊर्जा कितनी होगी, यह इस पर मैटर करेगा कि इनका जो उत्पादन है वह किस प्रकार के ट्रांसमीटर से होता है। जैसा कि आपको पता है कि जब भी किसी ऊर्जा के सोर्स का जब अवशोषण होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो जो सामान्य जो है कि प्रक्रिया है, उससे अलग प्रक्रिया हमको दिखाई देगी। इसको थोड़ा सा हम अपने ह्यूमन बॉडी से जोड़ते हैं।
हमारी बॉडी में भी क्या है, पानी है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है। अगर हम क्या होते हैं, इन माइक्रोवेव्स के संपर्क में आते हैं तो हमारे अंदर का यह जो पानी है, वसा है, यह जो क्या करेंगे, इनको अवशोषित करेंगे और इससे क्या होगा, हमारे जो शरीर की प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और जब यह चेंज हो जाएगी तो इसमें हुआ क्या कि इनका जब अवशोषण हुआ तो इन्होंने हमारे शरीर के परमाणुओं को क्या कर दिया, उद्वेलित कर दिया और इससे क्या हुआ, ऊर्जा उत्पन्न हुई। और यह जो माइक्रोवेव की ऊर्जा थी इसने हमारे शरीर को प्रभावित किया। ये प्रभावित दो रूपों में कर सकता है। जैसे यह क्या हो, अगर हम माइक्रोवेव, यह जो रेडिएशन होती हैं इनके संपर्क में अगर हम आए, खासकर जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई है, तो क्या होगा, हमारे शरीर पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और जब निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो इसी चीज को लेकर क्या किए जा रहे हैं, कई प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे इन्हीं माइक्रोवेव की जो तकनीकी है इसको हथियार के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए। इनका जो प्रयोग है, मैंने आपको जैसा कि बताया, कई कार्यों में होता है। वर्ष 2008 में ब्रिटेन की मैगजीन न्यू साइंटिस्ट ने बताया था कि माइक्रोवेव शरीर के ऊतकों को गर्म कर सकते हैं। ये कानों के जरिए सिर के अंदर एक शॉक वेव पैदा कर सकते हैं। शॉक वेव मिलता है जैसे बहुत तेजी से झटका लगा, और इसके वजह से क्या होता है, हम जहाँ पर रहते हैं वहीं ठहर जाते हैं। हमारे शरीर में कई प्रकार की पीड़ा होती है, हमको लगता है कि जैसे हमारा जो शरीर है पूरा ऐंठ रहा है, इस प्रकार की क्रिया इनके द्वारा होती है। और इसी के कारण यह जो माइक्रोवेव हैं इनको एक हथियार के रूप में कन्वर्ट करने का प्रयास लंबे समय से हो रहा है। वर्ष 2016 से 2018 के बीच अमेरिका के 36 से ज़्यादा डिप्लोमेट और उनके परिवार वाले बीमार पड़ गए थे। यह डिप्लोमेट चीन और क्यूबा में तैनात थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि इन लोगों के कानों में तेज शोर महसूस हुआ और घंटियों के बजने जैसी आवाज आई और उसके बाद से यह बीमार पड़ गए। इनका दावा था कि इन पर क्या किया गया था, माइक्रोवेव हथियारों का प्रयोग किया गया था। कई देशों में लंबे समय से लेजर हथियार, माइक्रोवेव हथियार, कड़कीय तरंगों वाले आदि हथियारों का प्रयोग और विकसित किए जाने की बातें सामने आती रही। इन हथियारों को बोला जाता है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। इनको DEWs के नाम से जाना जाता है। जैसा कि सितंबर 2020 की सूचना के अनुसार डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात DRDO ने डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स पर एक नेशनल प्रोग्राम चलाने की तैयारी की थी, जिससे भारत में भी क्या हो सके, इनका प्रोडक्शन बढ़ सके, महारत हासिल कर सके। और उद्देश्य यह था कि घरेलू इंडस्ट्री के साथ मिलकर 100 किलोवाट क्षमता के तहत DEWs का डेवलप किया जाएगा। यह इतना हल्का 100 किलोवाट का इसलिए होगा ताकि इसको कहीं पे भी कैरी किया जा सके। इनको थोड़ा सा आप एक इमेज के माध्यम से समझिए, फिर आपके लिए थोड़ा सा चीज़ों को समझना आसान। ये देखिए, यह क्या है, एक माइक्रोवेव जो है कि हथियार है। इसमें से क्या होती हैं, किरणें निकलती हैं, माइक्रोवेव निकलती हैं, और यह माइक्रोवेव जिस व्यक्ति तक पहुंचती हैं उनके अंदर एक शॉक वेव क्रिएट कर देती हैं। और क्या होता है कि शरीर में, जैसा कि मैंने बताया, जो पानी होता है, जो फैट होता है, उसमें क्या होता है, ये गर्मी महसूस कर देते हैं और व्यक्ति को बहुत असहाय पीड़ा होती है, जैसा कि लगता है कि सभी चीज़ सुन्न पड़ रही हैं और शरीर में ऐंठन सी महसूस होती है और व्यक्ति क्या होता है, वहीं पर रुक जाता है। अर्थात यह जो पूरा टेक्नोलॉजी है, इसी टेक्नोलॉजी को हथियार के रूप में प्रयोग किए जाने की बात लंबे समय से चल रही थी। तो भारत सरकार ने भी इसमें कहा कि हमें भी इस पर कार्य करना चाहिए। तो दरअसल हमें ये समझना होगा कि ये जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स होते हैं, इन्हीं का एक सब कैटेगरी है वेव हथियार। वो होते क्या हैं, जहां परंपरागत हथियारों में काइनेटिक या केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल होता है, वहीं डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स में टारगेट पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी या सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बौछार की जाती है। और इनके दो सब मेजर जो सिस्टम होते हैं, एक होता है लेजर सोर्स और दूसरा होता है पार्टिकल बीम। ये जो हथियार होते हैं ये प्रकाश की गति से चलते हैं और निशाना एकदम सटीक होता है। यह एक शॉट पर कम इनका खर्च आता है और एक काफ़ी जो है कि इफेक्टिव भी दिखाई देते हैं।
इनके अंदर रैपिड रीटारगेटिंग की मदद से कई टारगेट्स को एक साथ कवर किया। जैसे मैंने जो आपको ट्रक वाला पूरा सिस्टम दिखाया, वो कहीं पर भीड़ हो वहां पर लेके जाकर खड़ा कर दीजिए, वो 1000 2000 लोगों को एक स्थान से हटाने के लिए क्या हो सकता है, कारगर सिद्ध हो सकता है। पावर सप्लाई पर्याप्त हो तो इनका जब तक चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बार बार कुछ उसमें भरने की जरूरत नहीं है। अमेरिका ने मिलीमीटर वेव अर्थात तरंग का प्रयोग करते हुए एक हथियार बनाया है जिसे एक्टिव डेनियल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इस सिस्टम का प्रयोग दंगों को रोकने, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। इसकी जो तरंगें होती हैं वो शरीर में पहुंचकर शरीर के अंदर के पानी को गर्म कर देती हैं, जिससे असह्य पीड़ा होती है और व्यक्ति ठहर सा जाता है। लेकिन आपको पता है कि ब्लैक लाइफ्स मैटर के तहत वहां पर कई प्रकार के आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन उसका प्रयोग नहीं किया। दरअसल अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये कितना सेफ है। अफगानिस्तान में इसके प्रयोग किए जाने की बात की गई थी, लेकिन वहां पे इसका भी प्रयोग नहीं किया। ये जो हथियार होते हैं इनकी खासियत ये होती है कि ये व्यक्ति को ज़्यादा चोटिल नहीं करते, मौत भी नहीं होती, लेकिन हाँ, व्यक्ति को कुछ देर के लिए एकदम स्थिर किया जा सकता है, उसको कुछ देर के लिए असहाय पीड़ा दी जा सकती है। चीन जो है कि 2014 से ही ऐसी हथियारों पर कार्य कर रहा है, और उसने वर्ष 2019 में खुद ये कहा कि वह नॉन लीथल वेपन का निर्माण कर रहा है जो माइक्रोवेव रडार तकनीकी पर आधारित होगी। इसी प्रकार का चीनी हथियार जो है वह है पोली WV1, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया, और इसी को क्या किया जाता है, प्रयोग करने की बात कही गई। समझेंगे आखिर ये पूरा दावा है क्या। अब प्रश्न आएगा कि अभी ये चर्चा में है क्या। तो हाल के समय में कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि चीन ने माइक्रोवेव हथियार का प्रयोग करके एक क्षेत्र को भारतीय सैनिकों से मुक्त कराया। वो क्षेत्र कौन सा है ये देख लीजिए। ये है आपका पैगोंगसो लेक, और जो पैगोंगसो लेक है इसी से होकर आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल गुजरता है। तो आप देखिए इसको, इस पर देखिए, आपको एक दिखाई देगा नॉर्थ बैंक, दूसरा दिखाई देगा साउथ बैंक। जो नॉर्थ बैंक है यहाँ पर अभी चीन ने कब्जा कर रखा है, और जो साउथ बैंक है यहाँ पर हमारा कब्जा अभी बना हुआ। ये जो पूरा साउथ बैंक है इसी को कहा गया था कि यहीं पर जो है कि चीनी सैनिकों ने जो है कि इस हथियार का प्रयोग किया था। कुछ दिन पहले हुआ यह था कि बीजिंग का जो रेनमिन यूनिवर्सिटी के एक बड़े प्रोफेसर जिनका नाम है जीन कैरोंग ने अपने एक व्याख्यान में, जो कि सोशल मीडिया पर व्याख्यान था, उन्होंने कहा कि पैगोंगसो झील के साउदर्न बैंक को भारतीय सैनिकों से हथियाने के लिए 25-26 अगस्त 2020 को चीनी सैनिकों ने माइक्रोवेव हथियारों का प्रयोग किया था। तो ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रोफेसर कह रहा है जिसका नाम है जीन कैरोंग, और ये कहाँ का है, चीन का व्यक्ति है। प्रोफेसर का कहना है कि इस तरह चीनी सैनिकों ने भारत चीन के बीच हुए उस संधि का भी उल्लंघन नहीं किया जिसके तहत यहाँ पर हथियार चलाने का अर्थात गोली बारूद नहीं करने का प्रावधान है। अर्थात इसका कहना यह था कि यहाँ पर जो कि भारत और चीन के बीच में जो एक समझौता है कि यहाँ पर गोली नहीं चलाए, लेकिन चीनी सैनिकों ने अपने जो है कि टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए माइक्रोवेव हथियार का प्रयोग करके मुक्त कराया, जबकि यह दावा गलत है। जैसा कि मैंने बताया कि जो साउदर्न बैंक वाला क्षेत्र है यहाँ पर भारतीय सैनिकों का शुरू से ही कब्जा है। यहाँ पर लेकर कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, बावजूद भारत का इस पर दावा अभी भी बना हुआ है, और साथ ही साथ भारत के सैनिक यहाँ पर अभी मौजूद हैं। तो यहाँ पर यह जो मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा था कि इस हथियार के प्रयोग से कुछ ही देर में भारतीय सैनिक वहां से हट गए, और यह कहा जा रहा था कि चीन ने एक अधिक आधुनिक ऐसी तकनीकी का इजाद कर लिया है जो कि क्या कर सकता है, LAC पे जिसका प्रयोग कर सकता है। तो पहले तो मैं दो चीज़ें कंफर्म करूँ कि वहाँ, जैसा कि मैंने आपको ट्रक वाला ही पूरा दिखाया सिस्टम, इसकी उपस्थिति वहाँ पर अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं की गई। हमारे जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं वो सब उस पर नज़र रखे हुए हैं, तो वहां पर इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई थी। हाँ, ये जरूर है कि यहां पर क्या किया है, चीन ने एक साइकोलॉजिकल बढ़त लेने के लिए और भविष्य में इस प्रकार के हथियारों के प्रयोग का संकेत जरूर दिया है, जिससे हमें सचेत रहने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं हुई। भारतीय सैनिकों पर माइक्रोवेव हथियारों की प्रयोग की खबर को भारतीय सेना और प्रेस सूचना ब्यूरो ने फर्जी करार दिया है, और भारतीय सेना ने साफ किया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई।
हुआ क्या था कि ये जो पूरा जो व्याख्यान था जिन कैरों का, इसने सोशल मीडिया पर दिया और वहाँ पर एक प्रकार का प्रोपेगेंडा फैलाया और वहाँ पर यह दिखाने का प्रयास किया कि कैसे चाइना जो है कि वहाँ पर जीत हासिल कर रहा है। लेकिन इसकी ये जो पूरी खबर है इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। इसीलिए आप देखेंगे कि अभी तक यहाँ के जो हमारे इंडिया में जो पेपर थे वहाँ पर इस खबर को जो है कि नहीं लिया जा रहा। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जरूर लिया जा रहा था और अब उनका खंडन करने के लिए भारतीय मीडिया में यह जो न्यूज है इसको लिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये थे माइक्रोवेव जो है कि हथियार, जिसमें क्या किया जाता है, माइक्रोवेव का प्रयोग करके व्यक्ति को जो है कि रोकने स्थिर करने का कार्य किया जाता है और इसका जो प्रयोग करने का दावा किया गया था चीन के द्वारा वह गलत है। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक पर और वह है 6G एक्सपेरिमेंटल हुए। बीते 6 नवंबर को चीन ने दुनिया का पहला 6G प्रायोगिक उपग्रह लॉन्च करने की जिम्मेदारी हासिल की। इस उपग्रह के साथ 12 अन्य उपग्रहों को भी लॉन्च किया गया और इन सभी उपग्रहों को एक ही रॉकेट के जरिए भेजा गया, जो कि चीन के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। हमारे लिए ये बड़ी उपलब्धि इसलिए नहीं है क्योंकि हम जो है कि कई कई सैटेलाइट्स को एक साथ भेज चुके हैं। तकरीबन 70 किलोग्राम वजन वाले इस 6G उपग्रह का नाम इसके सह डेवलपर यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना के नाम पर रखा गया। इसने चेंगदू जो है कि गोंगसिंग एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी और बीजिंग मीन मीनो स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर इस उपग्रह को विकसित किया। चीन ने इस अगली पीढ़ी के मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन के साल 2030 में शुरू होने की उम्मीद लगाई जाए। कुल मिलाकर इसको थोड़ा सा आसान मैं कर देता हूँ कि यहाँ पर क्या है कि हम जब 5G की टेक्नोलॉजी को अभी हर जगह पर पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको पता है कि यहाँ की जो कंपनी है हुवेई, वह क्या है, उसके पास 5G टेक्नोलॉजी की महारत है। लेकिन उसके साथ दिक्कत ये है कि हुवेई जो कंपनी है वह जो है कि ऐसे व्यक्ति की कंपनी है जो चीनी सेना में रहा और इसी के कारण आपने सुना होगा कि भारत से लेकर पूरे विश्व में हुवेई कंपनी का विरोध किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं चीन की हुवेई कंपनी के पास क्या है, 5G जो टेक्नोलॉजी काफी अच्छी। लेकिन अब चीन ने क्या किया है, उससे आगे बढ़ते हुए अपने 6G जो है कि सैटेलाइट सिस्टम को लॉन्च करने की जो पहल है उसने प्रारंभ कर दी। उद्देश्य है कि वहां पर 6G जो जनरेशन होगी उसको जल्दी से जल्दी और विश्व में सबसे पहले उसको प्रारंभ किया जाए। और यह जो आपकी जो टेक्नोलॉजी होगी पूरी तरह से अभी वजूद में नहीं है। क्या होगा, कैसा होगा, बहुत कुछ क्लियर नहीं है। इसीलिए इसको नाम दिया गया है एक्सपेरिमेंटल, है ना। इससे अनुमान यह लगाया जा रहा है कि अगर ये 6G वजूद में आता है तो जो हमारे इंटरनेट की स्पीड है वो लगभग 100 गुना तक बढ़ जाएगी। जो 6G उपग्रह के जरिए कई सारे जो है कि प्रायोगिक जो उपकरण हैं उनको ले गया है, जिससे अंतरिक्ष में टेराहर्ट्ज तरंगों की तकनीकी के परीक्षण को अंजाम दिया जाएगा। यहाँ पे भी देखिए उन्हीं तरंगों का यूज किया जा रहा है। कुल मिलाकर ये जो तरंगें होती हैं इनमें सब कुछ छुपा हुआ है, बस हम इनका कैसे यूज कर पाते हैं। टेराहर्ट्ज तरंगें ज़्यादा आवृत्ति वाली तरंगें होती हैं और इनके जरिए डेटा को 1 सेकेंड में 50 गीगावाट की रफ्तार से भेजा जा सकता है। अर्थात इससे क्या होगा कि यह जो वायरलेस नेटवर्क है वह 500 गीगावाट की उच्च स्पीड तक पहुंच सकता है। आप समझ सकते हैं इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा। यह 6G जमीन संचार के नेटवर्क के साथ उपग्रह संचार नेटवर्क को भी संयोजित करेगा और यह संयोजित इसलिए करेगा जिससे स्थल के साथ साथ इसको सैटेलाइट के माध्यम से भी हर जगह तक पहुंचाया जा सके। इस 6G उपग्रह को उत्तरी चीन के सांगसी प्रांत में ताइयुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से छोड़ा गया था और इसे एक लॉन्ग मार्च 6 कैरियर रॉकेट के माध्यम से छोड़ा गया था। ये लॉन्ग मार्च 6 कैरियर रॉकेट जो है, इसका नाम याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। रॉकेट अपने साथ 10 और वाणिज्य रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को भी ले गया है। इन्हें न्यूसेट 918 के नाम से जाना जाता है। इन उपग्रहों को अर्जेंटीना की एक कंपनी से जो है कि सेटोलॉजिक ने बनाया है।
थोड़ा सा इनका इतिहास देख लेते हैं। चीन ने देश में 5G नेटवर्क की उपलब्धता के बाद साल 2019 के नवंबर महीने में 6G तकनीकी पर अनुसंधान और विकसित करने का काम शुरू कर दिया था। इसके मद्देनजर चीन की प्रौद्योगिकी ब्यूरो ने कई संस्थानों, विश्वविद्यालयों और निगमों से 27 दूरसंचार में निपुण और विशेषज्ञों के एक दल का गठन किया और इसी के साथ साथ Xiaomi, हुवेई, ZTE, चाइना टेलीकॉम समेत कई चीनी दूरसंचार कंपनियों ने भी 6G तकनीकी के लिए शोध को अंजाम देना शुरू किया और उसी के तहत इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। आई होप आप दोनों वीडियो में कुछ ना कुछ सीख पाए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।